हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है बार्ले क्रॉप इम्प्रूवमेंट जौ फसल उन्नयन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम है जौ, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले। वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम जो है वो इसका है हॉर्डम वुल्गेर। ये इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है, यानी कृष्य जाति है। इसकी खेती की जाती है किसानों के द्वारा। इसकी फैमिली या कुल आपसे पूछा जा सकता है तो ये पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली या कुल का सदस्य है। उसके बाद जातियां व गुणसूत्र संख्या यानी स्पीसीज एंड क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो जौ के अंदर कुल 32 जातियां हैं, 32 स्पीसीज हैं टोटल। और इसमें से कुछ जो मुख्य जातियां हैं या मेन स्पीसीज हैं वो इस टेबल के अंदर या सारणी के अंदर दी गई हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं। अभी सबसे पहली जाति यहाँ पे दे रखी है हॉर्डम वुल्गेर। तो ये इसकी कृष्य जाति है या कल्टिवेटेड स्पीसीज है। इसकी खास बात क्या है कि ये एनुअल होती है, या इसके जीवन काल की बात करें तो ये एक वर्षीय होता है। ठीक है, यानी एक ही वर्ष के अंदर इसका जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। ये एक द्विगुणित जाति है और इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? 14। तो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14, 14 गुणसूत्र होते हैं इसमें। उसके बाद दो इसकी वाइल्ड स्पीसीज हैं या जंगली जातियां हैं। एक है हॉर्डम मैराइनम और दूसरी है हॉर्डम बल्बोसम। तो ये दोनों की दोनों जो जातियां हैं ये डिप्लॉइड भी हो सकती हैं और टेट्राप्लॉइड भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर डिप्लॉइड है तो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 14 या 14। और अगर टेट्राप्लॉइड है तो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 28 या 28। इसमें से जो हॉर्डम मैराइनम है ये एनुअल या एक वर्षीय होती है, यानी इसका जो जीवन चक्र है वो एक ही वर्ष में पूर्ण हो जाता है। जबकि हॉर्डम बल्बोसम जो है ये पेरिनियल स्पीसीज होती है, यानी कि बहुवर्षीय जाति होती है। तो इसका जो जीवन काल है वो एक से अधिक वर्षों में पूर्ण होता है। उसके बाद जो कृष्य जाति है हॉर्डम वुल्गेर, उसको फिर आगे सब डिवाइड या उपविभाजित किया गया है दो उपजातियों के अंदर या सब स्पीसीज के अंदर। तो ये कौन कौन सी हैं? अभी सबसे पहली है इसमें स्पोंटेनियम। तो स्पोंटेनियम जो उपजाति या सब स्पीसीज है इसकी वो एक वर्षीय होती है, यानी एनुअल होती है। तो एक वर्ष के अंदर ही इसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ये जंगली उपजाति है, यानी वाइल्ड उप स्पीसीज है। तो इसकी खेती नहीं की जाती है, इसका कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। इस उपजाति को या सब स्पीसीज को कृष्य उपजाति का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, जो कल्टीवेटेड सब स्पीसीज है उसका एंसेस्टर जो है वो इसको माना जाता है। दूसरी उपजाति जो हम लोग करेंगे वो है कृष्य वुल्गेर, उसको बोलते हैं। तो ये हॉर्डम वुल्गेर यानी जो कृष्य जौ है, बार्ले है, उसकी कृष्य उपजाति है या कल्टीवेटेड सब स्पीसीज है, वुल्गेर के नाम से जानी जाती है। ये एक वर्षीय या एनुअल होती है। इसका मतलब एक ही वर्ष के अंदर अंदर इसका जो जीवन चक्र है वो पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ये कृष्य उपजाति है, ये मैंने आपको बता ही दिया, कल्टीवेटेड सब स्पीसीज है। तो इसकी खेती जो है वो किसानों के द्वारा की जाती है। उसके बाद हम लोग करेंगे उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन।
तो 4 ऐसे जगह हैं या प्लेसेस हैं वर्ल्ड के अंदर जिनको सेंटर ऑफ रीजन माना जाता है, किसका, बार्ले या जौ का। तो सबसे पहला इसमें आता है साउथ वेस्टर्न एशिया, दूसरा है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउदर्न साउथ अमेरिका, और फिर लास्ट में है मेडिटेरेनियन सेंटर। ठीक है, तो इन चारों को सेंटर ऑफ रीजन जो है वो माना जाता है बार्ले के लिए। तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है, भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें तो जो बार्ले है ये एक वर्षीय घास है, या हम कह सकते हैं एनुअल ग्रास है, पोएसी फैमिली का मेंबर है। इसके अंदर जो पादप ऊंचाई या प्लांट हाइट इसकी होती है वो 60 से लेके 120 सेंटीमीटर तक होती है, यानी मिनिमम 60 सेंटीमीटर हो सकती है और अधिकतम जो है वो 120 सेंटीमीटर हो सकती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप इसके प्लांट को देख सकते हो भी। इसमें एक तो इसका मेन स्टेम या मुख्य तना होता है जिसके शीर्ष पर एक स्पाइक या पेनिकल जो है वो लगी हुई रहती है। इसके अलावा जो आधार भाग होता है इस मेन स्टेम का, उस आधार भाग से लेटरल ब्रांचेस या पार्श्व शाखाएं जो हैं वो निकली हुई रहती हैं। इसमें से एक पार्श्व शाखा ऐसी होती है जिसके शीर्ष पर स्पाइक या पेनिकल उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टिलर। ठीक है, और दूसरी तरफ एक ऐसी शाखा होती है जिसके ऊपर पेनिकल या स्पाइक नहीं लगी रहती, ये कैसी होती है, बंध्या होती है या स्टेराइल होती है, तो इसको बोल देते हैं सेकेंडरी टिलर या 2 डिग्री टिलर। और सबसे नीचे की तरफ इसमें इसका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, अपस्थानिक मूल तंत्र। ठीक है, तो ये इसका प्लांट है अभी बार्ले या जौ का। उसके बाद बात करते हैं टिलरिंग इन बार्ले। जौ के अंदर टिलरिंग क्या चीज होती है, तो जब एक बीज का अंकुरण होता है या जर्मिनेशन होता है जौ के, तो उसमें मुख्य तना तो बनता ही बनता है, मेन स्टेम तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके अतिरिक्त और भी कई तनों का या स्टेम्स का निर्माण होता है लेटरल शाखाओं के रूप में या ब्रांचेस के रूप में, और उन्हीं को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, टिलर्स कह देते हैं। ठीक है, जो विंटर वेराइटीज होती हैं बार्ले या जौ की, शीत किस्में जो होती हैं उनमें सामान्यतः ज्यादा संख्या में या अधिक संख्या के अंदर टिलर्स उत्पन्न होते हैं, जबकि जो स्प्रिंग वेराइटीज होती हैं यानी कि बसंती किस्में जो होती हैं उनमें सामान्यतः कम संख्या में टिलर्स का निर्माण होता है। सामान्यतः जो खेत के अंदर हम लोग जौ की फसल उगाते हैं, ठीक है, उसमें आदर्श रूप से या टिपिकली कितने टिलर्स उत्पन्न होते हैं, 2 से लेके 5 तक टिलर्स जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं एक बीज का जब हम अंकुरण करवाते हैं। तो शीघ्र बनने वाले यानी कि जो अर्ली फॉर्मिंग टिलर्स होते हैं, जो पहले बनते हैं या शीघ्र बनने वाले जो टिलर्स होते हैं, उनमें मूलतंत्र यानी रूट सिस्टम भी डेवलप हो जाता है, और बालियां जो हैं यानी कि जो पेनिकल्स या ईयर्स हैं या स्पाइक्स हैं वो भी इनके एपेक्स पर या शीर्ष पर उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ऐसे टिलर्स जो लेट बनते हैं या देरी से बनते हैं, उन टिलर्स में रूट सिस्टम नहीं होता है, यानी मूल तंत्र नहीं होता है, उनमें मूल रहित होते हैं, और मूल तंत्र नहीं है तो इसका मतलब ये सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते, तो अपरिपक्व अवस्था के अंदर या इमेच्योर स्टेज के अंदर ही ये डेड हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो इसमें टिलरिंग का जो प्रोसेस है उसको शो किया गया है। तो सबसे पहले सीडलिंग स्टेज आती है, तो सीडलिंग स्टेज के अंदर सिर्फ एक या दो लीव्स या पत्तियां होती हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर स्टेम इमरजेंस स्टेज आती है दूसरी, तो जिसके अंदर मेन स्टेम या मुख्य तना बनना जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है टिलरिंग। तो टिलरिंग की बात करें तो इसमें मेन स्टेम जो है इसके बिल्कुल आधार भाग से लिटरल साइड में शाखाओं के रूप में या मुख्य ये तनों के रूप में ही टिलर्स निकलते हैं। तो जो टिलर सबसे लंबा होता है उसको फर्स्ट टिलर बोल देते हैं, और जो सेकंड लॉन्गेस्ट होता है या दूसरे नंबर पर जो लंबा होता है उसको सेकंड टिलर बोल देते हैं। फिर उसके बाद टिलरिंग स्टेज के बाद आता है फिर फ्लावरिंग स्टेज, या इसको ईयर इमरजेंस स्टेज भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर पेनिकल्स या ईयर्स का फॉर्मेशन होता है, तो मेन स्टेम या मुख्य तने के ऊपर ईयर या पेनिकल या स्पाइक जो है वो उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद जो फर्स्ट टिलर होता है उसके एपेक्स पर भी स्पाइक या पेनिकल या ईयर जो है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन जो सेकंड टिलर होता है उसके शीर्ष या एपेक्स पर कोई भी पेनिकल या ईयर जो है वो डेवलप नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो सेकंड टिलर है ये कैसा रहता है, स्टेराइल या बंध्या रहता है। तो इस प्रकार से टिलरिंग होती है जौ के पौधे के अंदर। जौ में जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं ईयर या हेड बोल देते हैं इसको, या फिर स्पाइक इसको कहा जाता है। जो पुष्पक्रम है उसके अंदर जो स्पाइकिकाएं हैं यानी कि जो स्पाइकलेट्स होती हैं वो डायरेक्टली यानी सीधे ही
केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस जो है, इसको रेकिस भी कहा जाता है, उस पर जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्पाइकिकाएं मेन एक्सिस या मुख्य जो अक्ष होता है उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। प्रत्येक जो पर्व संधि होती है, ठीक है ना, अब जो केंद्रीय अक्ष या रेकिस है इस पर पर्व संधियां पाई जाती हैं, यानी कि नोड्स पाई जाती हैं। तो प्रत्येक पर्व संधि या नोड पर 3 स्पाइकिकाएं या 3 स्पाइकलेट्स पाई जाती हैं, और इन तीनों स्पाइकलेट्स को कंबाइंडली बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो 3 स्पाइकिकाओं के एक समूह को ट्रिपलेट कहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिपलेट्स जो हैं वो रेकिस या सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए रहते हैं। ये एकांतरित रूप से स्पाइक में विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। तो अल्टरनेटिवली ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये पाए जाते हैं। प्रत्येक जो स्पाइकिका या स्पाइकलेट होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको ग्लूम नजर आएगा, ऊपरी ग्लूम जिसको बोलते हैं, या अपर ग्लूम, जो कि एम्प्टी या खाली सहपत्र या ब्रैक्ट होता है। उसके बाद एक पुष्प या फ्लावर आपको दिखाई देगा बिल्कुल सेंटर में, और फिर निचला ग्लूम या लोअर ग्लूम आ जाएगा जो कि एम्प्टी ब्रैक्ट या खाली सहपत्र होता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी ये इसका रैकिस है, और रैकिस के ऊपर एक स्पाइकलेट जो है वो लगी हुई है, और इस स्पाइकलेट का जो एक्सिस है, यानी स्पाइकिका या स्पाइकलेट का जो अक्ष है उसको रेचिला बोल देते हैं। अब इस रेचिला पर नीचे की तरफ आपको ग्लूम्स दिखेंगे। तो 2 ग्लूम्स हैं, ग्लूम फर्स्ट एंड ग्लूम सेकंड। उसके बाद फिर आपको इस रेचिला पर जो फ्लावर है लगा हुआ वो आपको दिखाई देगा। तो फ्लावर के अंदर क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई? लेम्मा और पेलिया होते हैं। ठीक है, लेम्मा जो है उसकी मध्य शिरा या जो मिड रिब होती है वो आगे बढ़ जाती है और एक थ्रेड लाइक या धागे नुमा, या हम कह सकते हैं सुई के समान संरचना का निर्माण करती है, जिसको ऑन या तूड़ कहा जाता है। ठीक है, तो लेम्मा और पेलिया के अंदर की तरफ फिर कार्पेल होती है एक, जिसको अंडप भी कहा जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि मादा जनन भाग है। इसके अलावा पुंकेसर इसमें 3 होते हैं। तो आप देख सकते हो कि 3 स्टामेन्स या पुंकेसर इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा वर्तिकाग्र इसकी देख सकते हो, ये बाइफिड है या द्विशाखित है। तो ये है स्पाइकिका या स्पाइकलेट किसकी? बार्ले या जौ की। उसके बाद प्रत्येक पुष्प या फ्लावर की बात कर लेते हैं। उसमें निम्न भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो लेम्मा इसमें नजर आएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। 3 पुंकेसर या स्टामेन्स होते हैं इसके अंदर, एक अंडप या कार्पल होता है, और एक पेलिया होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स जो हैं वो मेन एक फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र की बात करें तो इस तरह से दिखाई देता है। अभी सबसे ऊपर की तरफ इसमें मदर एक्सिस या मात्र अक्ष दिखाई देगा, ऐसा अक्ष जिसके ऊपर फ्लावर लगा रहता है, ठीक है, या अटैच होता है पुष्प, उसको मदर एक्सिस या मात्र अक्ष कहते हैं। उसके अलावा फ्लावर के अंदर सबसे बाहर की तरफ पेलिया एंड लेम्मा होते हैं। तो ऊपर की तरफ आपको पेलिया दिखेगी मात्र अक्ष की तरफ, और नीचे की तरफ इसमें लेम्मा जो है वो आपको एक नजर आएगा। लेम्मा और पेलिया के अंदर की तरफ इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट या जनन अंग होते हैं। तो इसमें देख सकते हो आप स्टामेन्स या पुंकेसर 3 है, 1, 2 और 3। इसके अलावा रिड्यूस्ड टेपल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हरासित परिदल होते हैं, जिनको लोडिक्यूल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 लोडिक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कार्पेल या अंडप जिसको बोल देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें एक ही बीजांड या ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा, और ये बीजांड आधारीय बीजांड न्यास या इसको बोल देते हैं बेसल प्लासेंटेशन में ये पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो वर्तिकाग्र है वो द्विशाखित या बाइफिड होती है, तो आप लोग देख सकते हो। और ये फिद्री नेचर की, यानी कि पंखनुमा आकृति या आकार की आकृति की होती है। तो यह इसका फ्लोरल डायग्राम जौ का भी या बार्ले का पुष्प चित्र। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ऑन या तूड़ होता है, ठीक है, तूड़ कहाँ से निकलता है? अभी जो लेम्मा है उसकी मध्य शिरा या मिडरिब आगे वृद्धि करके तूड़ या ऑन का निर्माण करती है। अब ये तूड़ उपस्थित है या अनुपस्थित है, ठीक है, यानी प्रेजेंट है और एब्सेंट है। इस आधार पर जौ की जो वेराइटीज हैं या बार्ले की किस्में जो हैं उनको 2 टाइप्स में आगे डिवाइड किया जाता है। तो एक है ऑन्ड वेराइटीज या तूड़ीय किस्में इनको बोल देते हैं। तो प्रत्येक लेम्मा की जो मध्य शिरा है या मिड रिब होती है, प्रत्येक लेम्मा की वो तूड़ के रूप में वृद्धि करती है, ठीक है, ऑन की फॉर्म में उसकी ग्रोथ होती है। जबकि ऑनलेस वेराइटीज या तूड़ रहित किस्में जो हैं उनमें तूड़ अनुपस्थित होता है, यानी कि जो ऑन है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद लेम्मा व पेलिया के
बीज से जुड़ाव के आधार पर, ठीक है, लेमा और पेलिया जो है वो सीड के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं, इस आधार पर फिर बार्ले की वेराइटीज को दो टाइप्स में या दो प्रकारों के अंदर विभाजित किया जाता है। एक होती है हुल्ड और हस्क्ड वेराइटीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लेमा व पेलिया है वो बीज के साथ चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, और थ्रेशिंग के बाद भी ये चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब थ्रेशिंग पर लेमा और पेलिया बीज से पृथक नहीं होते हैं। तो ऐसी जो किस्में हैं जौ की वो क्या कहलाती हैं, हुल्ड और हस्क्ड वेराइटीज कहलाती हैं। जबकि दूसरी तरफ हुल्लेस और नेक्ड वेराइटीज की बात करें तो इसमें लेमा व पेलिया बीज से चिपके हुए नहीं रहते हैं, अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। जब थ्रेशिंग की जाती है तो उस समय ये लेमा और पेलिया बीज से पृथक हो जाते हैं और बीज कैसे हो जाते हैं, अभी नेक्ड या नगन हो जाते हैं। तो ऐसी किस्मों को क्या बोलते हैं, जौ की हुल्लेस और नेक्ड वेराइटीज। उसके बाद जो ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट का मतलब क्या है, तीन स्पाइकिकाएं या 3 स्पाइकलेट्स। तो इस ट्रिपलेट के अंदर जो स्पाइकिकाएं हैं उनकी उर्वरता क्या है, वो फर्टाइल हैं या स्टेराइल हैं, यानी उर्वर हैं या बंधे हैं। इस आधार पर फिर जौ की जो किस्में हैं या बार्ले की जो वैरायटी है उनको फिर दो टाइप्स में आगे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है 6 रो बार्ले। तो 6 रो बार्ले में क्या होता है भाई, एक ट्रिपलेट के अंदर जितनी भी स्पाइकिकाएं या स्पाइकलेट्स पाई जाती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, फर्टाइल या उर्वर होती हैं, ठीक है, और बीज में विकसित होने में सक्षम होती हैं। तो इनके अंदर बीज या सीड का जो फॉर्मेशन है वो होता है। तो एक ट्रिपलेट से फिर कितने बीज बनेंगे भी, 3 बीज जो हैं या 3 सीड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इस प्रकार स्पाइकिका या सॉरी स्पाइक जो है उसकी प्रत्येक पर्व संधि या प्रत्येक जो नोड होती है स्पाइक की, उससे 3 बीज उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या 3 सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रत्येक स्पाइक जो है उसके अंदर कितने बीज हो सकते हैं, अभी 25 से लेके 60 बीज या 25 से लेके 60 सीड जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग 6 रो बार्ले। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी 6 रो बार्ले दे रखा है। तो इसमें एक ट्रिपलेट तो ये है जिससे 3 ग्रेन बनेंगे और दूसरा ट्रिपलेट ये है जिससे 3 ग्रेन बनेंगे। तो 3 3 कितने हो गए, 6। तो टोटल 6 रोज आपको दिखाई देंगी बार्ले की स्पाइक के ऊपर या जौ की जो बाली है उसके ऊपर, इसलिए इसको 6 रो बार्ले कहा जाता है। दूसरा आता है 2 रो बार्ले। इसमें क्या होता है कि एक ट्रिपलेट के अंदर केवल एक ही जो स्पाइकिका है या स्पाइकलेट है, कौन सी, जो केंद्रीय है या सेंट्रल है, वो स्पाइकिका क्या होती है, उर्वर या फर्टाइल होती है। जबकि दोनों की जो पार्श्व स्पाइकिकाएं होती हैं या लेटरल जो स्पाइकलेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बंधे या स्टेराइल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो केवल केंद्रीय स्पाइकिका है या सेंट्रल स्पाइकलेट है, केवल वही सीड में डेवलप हो सकती है या बीज बनाने में सक्षम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ट्रिपलेट से कितने बीज उत्पन्न होंगे, केवल एक ही बीज उत्पन्न होगा, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक जो स्पाइक की नोड होती है या पर्व संधि होती है उस पर केवल एक ही बीज जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। इससे जो बाली है वो कैसे दिखाई देती है, अभी चपटी या फ्लैट दिखाई देती है। और प्रत्येक जो स्पाइक होती है उसमें 15 से 30 बीज जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं बार्ले की इस किस्म के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं अभी, 2 रो बार्ले कह देते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो भाई आप, ये एक ट्रिपलेट है, इसमें केवल जो केंद्रीय जो स्पाइकिका है या स्पाइकलेट है वही केवल एक ग्रेन उत्पन्न करेगी। दूसरी तरफ इस ट्रिपलेट की केंद्रीय जो स्पाइकिका है या स्पाइकलेट है वो एक ग्रेन उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार से 2 ग्रेन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के अंदर। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, 2 रो बार्ले कह देते हैं। तो ऐसी वैरायटीज 2 रो बार्ले कहलाती हैं जौ की। पुष्पन या फ्लावरिंग की बात करें तो ये बाली का जो मध्य भाग होता है या मिडल पार्ट होता है ईयर का या हेड का, वहां से स्टार्ट होता है और फिर नीचे व ऊपर दोनों ओर बढ़ता है, ठीक है। ऊपर की तरफ फ्लावरिंग होती जाती है और नीचे की तरफ भी फ्लावरिंग जो है वो साथ साथ होती रहती है। 1 से 4 दिनों में जो फ्लावरिंग की प्रक्रिया है या पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। परागकणों की बात करें तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो कुछ घंटों से लेकर यानी सम हावर से लेकर 26 आवर यानी 26 घंटों तक वायबल या जीवनक्षम रहते हैं, जीवित रहते हैं। और वर्तिकाग्र या स्टिग्मा की जो रिसेप्टेबिलिटी है या ग्राहिता है वो 6 से लेके 8 दिनों तक बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो क्योंकि अधिकांश जो परागकण है, ठीक है, अधिकांश या मैक्सिमम जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पाइकिकाओं या स्पाइकलेट्स के खुलने से पहले ही गिर जाते हैं,
ठीक है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द स्पाइकलेट्स, ठीक है, फॉल ऑफ हो जाता है या गिर जाते हैं परागकण या पॉलन ग्रेन्स। इसलिए जौ में सामान्यतः क्या होता है अभी, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ही हमें देखने को मिलता है। जो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन है वो 3% तक हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3% तक ही केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। और ये किसके द्वारा होता है अभी, वायु के द्वारा या एयर के द्वारा होता है, तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली। कुछ पुष्पीय लक्षण या कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो जौ की फसल में या बार्ले की जो क्रॉप होती है उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है उच्च परागकोश बहिर्वर्धन, जिसको हाई एंथर एक्सट्रूजन बोल देते हैं। अगर जो एंथर्स हैं या परागकोश हैं अगर वो स्पाइकिका से बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो अपने परागकणों को फैला सकते हैं, जिससे पर परागण का प्रतिशत बढ़ सकता है। इसके अलावा आता है बड़े परागकोश या लार्ज एंथर्स। अगर परागकोश बड़े आकार के होंगे तो स्पाइकिकाएं अपने आप ही खुल जाएंगी प्रेशर की वजह से या दाब की वजह से, जिससे पर परागण का प्रतिशत बढ़ सकता है। इसके अलावा आता है ओजपूर्ण वर्तिकाग्र या विग्रस स्टिग्मा। स्टिग्मा जितनी ही ज़्यादा बड़े आकार की या हेल्दी होगी उतनी ही ज़्यादा वो बाहर से परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सकती है, जिससे पर परागण का प्रतिशत बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये 3 मेन लक्षण हैं अभी। तो उपरोक्त लक्षणों को दोनों आनुवंशिक व वातावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं वो भी इन कैरेक्टर्स को या इन लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो वातावरणीय कारक हैं जैसे ताप हो गया है ना, आर्द्रता हो गई, रेनफॉल हो गया, तो इनके द्वारा भी इन कारकों को प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो बार्ले या जौ के जो परागकण हैं या पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही छोटे या स्मॉल साइज के होते हैं और साथ में हल्के होते हैं, यानी लाइट वेट के होते हैं। और इनका जो व्यास या डायमीटर है वो होता है 35 से 45 माइक्रोमीटर, 35 से 45 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंच जाते हैं, जब ये पॉलन ग्रेन्स या परागकण जब स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो उसके 5 मिनट में ही या 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही परागकणों का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है इन पॉलन ग्रेन्स का। और उसके बाद इनमें से परागनाल या पॉलन ट्यूब निकलती है। परागनाल जो है ये वृद्धि में 45 मिनट का समय लेती है, यानी कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। और इसके अंदर जो मेल न्यूक्लिया या नर केंद्रक होते हैं उनको मादा केंद्रकों तक या मादा युग्मकों तक या एग सेल तक या अंड कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। परागकण जीवन क्षमता यानी जो पॉलन की वाइबिलिटी होती है वो कुछ कारकों के ऊपर या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कौन कौन से कारक हैं अभी, सबसे पहला है मादा जनक से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम फीमेल पेरेंट। तो मादा जनक से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ही कम जो है वाइबिलिटी या जीवन क्षमता होगी परागकण की। तो तापमान दूसरा आता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो सुटेबल होता है। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की बात करें तो एयर के अंदर नमी जो है वो 75% 75% रहनी चाहिए। तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वाइबल रहेंगे इस आर्द्रता पर। फ्रूट की बात कर लेते हैं, फल की। तो ग्रैमिनी जो फैमिली है उसका फ्रूट कौन सा है अभी, कैरियोप्सिस बोलते हैं इसको। तो इसमें फल बित्ती और जो बीज जोल हैं यानी कि सीड कॉट और जो पेरिकार्प हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं या संलयित होते हैं। तो इसमें बीज को ही फल कहते हैं और फल को ही बीज कहा जाता है, तो इसका नाम क्या है अभी, कैरियोप्सिस। तो ये टिपिकल है ग्रैमिनी फैमिली के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग जो प्रजनन करवाते हैं बार्ले या जौ के अंदर वो कौन कौन सी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करवाते हैं, तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है अधिक उपज या हायर यील्ड। तो अधिकांश फसलों के अंदर या सभी फसलों के अंदर सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि उपज को बढ़ाया जाए। तो मुख्य उद्देश्य जो है या मेन ऑब्जेक्टिव स्थायी उपज प्राप्त करना होता है। ठीक है, जो स्टेबल यील्ड है प्रति हेक्टेयर उसको हमें ऑब्टेन करना होता है। तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है हमारा। इसे उपज व उपज को स्थायित्व देने वाले गुणों के मध्य अच्छे संतुलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक तो उपज और दूसरा उपज को स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले यील्ड को जो गुण होते हैं, ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके मध्य जो गुड बैलेंस होना चाहिए, अच्छा संतुलन होना चाहिए, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तभी यील्ड को या उपज को बढ़ाया जा सकता है प्रति हेक्टेयर। जैसे स्टैंडेबिलिटी, जो फसल है वो बिल्कुल खड़ी हुई रहनी चाहिए, विंडफॉल के द्वारा वो गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उपज जो है वो प्राप्त होगी प्रति हेक्टेयर। दूसरा है पादप स्वास्थ्य या प्लांट हेल्थ।
तो पौधा जितना स्वस्थ होगा उतना ही उसके अंदर बीज स्वस्थ बनेगा, बड़े आकार का बनेगा, उसका भार ज़्यादा होगा, तो प्रति हेक्टेयर उपज हमें ज़्यादा प्राप्त होगी। उसके बाद आता है रोगरोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जौ की फसल को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के कवक या जो फंजाई हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की, वो जौ की उपज व गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसमें यील्ड जो है प्रति हेक्टेयर वो भी कम हो जाती है, और गुणवत्ता जो है प्रोडक्ट की या बीजों की वो भी कम हो जाती है या प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कवकीय रोग हैं या फंगल डिजीजेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। इन कवकीय रोगों के अगेंस्ट या इनके प्रति हमें रोधी किस्में जो है वो डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य जो है वो रहता है। तो ये रोग कौन कौन से हैं अभी, इसमें मिल्ड्यूज आता है, नेट ब्लॉच आता है, इसके अलावा ड्वार्फ रस्ट है, इसके अलावा रिंकोस्पोरियम है, इसके अलावा रामोलेरिया है ना। उसके बाद वायरस जनित या वायरल डिजीज भी हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करनी होती हैं। तो इसमें आता है BYMV यानी बीन येलो मोजेक वायरस। तो ये भी जौ की फसल को प्रभावित करता है अभी। तो ये मृदा जनित रोग होता है, यानी कि सॉइल बॉर्न डिजीज है ये। तो मृदा के अंदर इसके जो वायरस के कण हैं वो पाए जाते हैं, तो इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद आता है BYDV यानी बार्ले येलो ड्वार्फ वायरस। तो ये भी रोग उत्पन्न करता है जौ की फसल में। इसकी खास बात क्या है कि ये जो वायरस है वो लाइस के द्वारा, यानी जो जूं होती है उसके द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। तो लाइस या जूं जो है वो इसका वेक्टर है या वाहक है। तो हमें इस लाइस को या जूं को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी हम इस डिजीज को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुणवत्ता उन्नयन या क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। उच्च परीक्षण भार जो टेस्ट वेट होता है वो हाई होना चाहिए। वह अच्छा बीज पृथक्करण, ठीक है, जो सीड का सेपरेशन होता है सीड प्रोसेसिंग के दौरान या बीज संसाधन के दौरान जो बीज का पृथक्करण होता है वो अच्छा होना चाहिए। चारा जौ के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो फोडर बार्ले होता है ना, जिसको हम लोग चारे के रूप में यूज करते हैं, उसके लिए ये दोनों के दोनों जो लक्षण हैं, ठीक है, उनके व्यापार के लिए या ट्रेड के लिए ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है या महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। इसलिए इसका उच्च वर्ण मूल्य भी होता है, इनका जो सिलेक्शन वैल्यू है वो हाई होती है। इस वजह से जौ की जो मदिरा गुणवत्ता है, आपको पता होगा जो जौ या बार्ले है उसके फर्मेंटेशन या किण्वन से मदिरा यानी कि शराब बनाई जाती है। तो मदिरा गुणवत्ता में कौन कौन से फैक्टर्स या कारक जो हैं वो शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है निष्कर्ष पदार्थ या एक्सट्रैक्ट कंटेंट। जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं तो जौ से कितना हमें एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है, सबसे पहला कारक ये है। दूसरा है एंजाइम सक्रियता या एंजाइम एक्टिविटी। जब फर्मेंटेशन या किण्वन होता है तो उस समय जो एंजाइम की क्रियाशीलता है वो कितनी रहती है, ताकि कितनी ज़्यादा मात्रा में हमें शराब या जो बियर है वो प्राप्त हो। उसके बाद आती है प्रोटीन पदार्थ या प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन की मात्रा बीजों के अंदर कितनी है, ठीक है, ये भी एक कारक है जो मदिरा गुणवत्ता यानी कि जो वाइन क्वालिटी है उसको डिफाइन करता है। इसके अलावा टेंडरनेस जो है, ठीक है, ये भी एक कारक आता है। इसके अलावा विस्कासिता या विस्कोसिटी जो है, जो फर्मेंटेशन से या हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है जौ का, उसकी विस्कोसिटी या विस्कासिता कितनी है, ये भी एक कारक है। तो उपरोक्त सभी कारक या ऑल द फैक्टर्स जो हैं, जो ऊपर दिए गए हैं 5 फैक्टर्स, माल्ट व शराब निर्माण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। माल्ट इंडस्ट्री जो है और इसके अलावा जो वाइन इंडस्ट्रीज है उसमें उसके लिए ये इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं। जो माल्टिंग जौ किस्में होती हैं, यानी जिन बार्ले की किस्मों के बीजों का उपयोग हम लोग करते हैं माल्टिंग के लिए या माल्टिंग इंडस्ट्री में, उन किस्मों में प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन की जो अमाउंट है वो कम होनी चाहिए, जबकि जो स्टार्च की मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। स्टार्च कंटेंट हाई इसमें होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है शीतकाल कठोरता, इसको विंटर हार्डनेस भी बोल देते हैं। तो शीतकाल जौ जो है उसको पतझड़ में बोया जाता है और पूरी सर्दी खेत में वृद्धि करने दिया जाता है, ठीक है। जो विंटर बार्ले वैरायटीज होती हैं उनकी सोइंग कब की जाती है, पतझड़ के अंदर यानी ऑटम सीजन के अंदर, ठीक है। ऑटम सीजन में सोइंग कर दी, ऑटम सीजन के बाद कौन सी आएगा अभी, विंटर सीजन आएगा। तो पूरी सर्दी जो है
या होल विंटर जो है उसको खेत में वृद्धि करने दिया जाता है या ग्रोथ करने दिया जाता है। ऐसी किस्में जो शीत तापमान के प्रति अनुकूलित नहीं होती, ठीक है, ऐसी वैरायटीज हैं जो कि लो टेम्परेचर, आपको पता होगा विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री या इससे भी कम चला जाता है कई जगह पे, तो ऐसे तापमान के प्रति अनुकूलित नहीं होती हैं ज़्यादातर जो वैरायटीज होती हैं बारले की, तो उन्हें शीत क्षति या जो कोल्ड डैमेज है उसका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो हमें इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी, और बारले की जो किस्में हैं उसमें विंटर हार्डनेस या शीतकाल कठोरता जो है वो गुण जो है वो लाना पड़ेगा, है ना। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मैथड्स। तो जौ की जो फसल है या बारले की जो क्रॉप है उसमें बहुत सारी ब्रीडिंग मैथड्स का उपयोग या प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या उन्नत किस्में जो हैं उनका निर्माण किया जा सके। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। पुंज विधि यानी बल्क मैथड है, वंशावली विधि यानी पेडिग्री मैथड है, प्रतीप संकरण विधि यानी बैकक्रॉस मैथड है, समूह वर्ण यानी मास सिलेक्शन है, शुद्ध वंशक्रम वर्ण यानी प्योर लाइन सिलेक्शन है, और एकल बीज वंश विधि या सिंगल सीड डिसेंट मेथड है। तो अभी अभी हमने जिन ब्रीडिंग मेथड्स का या प्रजनन विधियों का उपयोग किया है, इनके उपयोग से हमने जौ में अनेक किस्में जो हैं वो डेवलप की हैं या विकसित की हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। सबसे पहला तो रत्ना आता है। रत्ना जो है ये रेन फेड वैरायटी है यानी वर्षा के ऊपर आधारित होती है। इसके अलावा आज़ाद, जिसको के 125 भी कहा जाता है, ये येलो रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी किस्म है। उसके अलावा करण के नाम से 3 किस्में हैं, 201, 231 और 264। इनकी खास बात क्या है कि ये हस्कलेस होती हैं यानी नेक्ड होती हैं। गुड फॉर चपाती मेकिंग यानी रोटी बनाने के लिए ये अच्छी होती हैं। इसके अलावा आता है C164, ये लॉन्ग ऑन, इनका जो तूड़ है वो काफ़ी लंबा होता है। 6 रोड वैरायटी है यानी कि इसकी जो उपज है प्रति हेक्टेयर फिर ज़्यादा होगी। इसके अलावा 2 वैरायटीज़ हैं, विजया और अंबर, ये दोनों की दोनों रेनफेड होती हैं यानी कि वर्षा के ऊपर आधारित होती हैं। उसके बाद आता है RS6। तो इसकी खास बात क्या है कि भी इसको राजस्थान के अंदर विकसित किया गया है, डेवलप्ड इन राजस्थान, और सुटेबल फॉर सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान, जो केंद्रीय और पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर फार्मिंग या खेती के लिए ये जो किस्में है वो इम्पोर्टेंट है या उपयुक्त है। इसके अलावा 2 वैरायटीज़ हैं, ज्योति और कैलाश। ये 6 रो हुल्ड वैरायटीज़ हैं। 6 रोज हैं, इसका मतलब जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो ज़्यादा आएगी। हुल्ड वैरायटीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है क्लिपर। तो क्लिपर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इसको भारत में पुनर्स्थापित किया गया था। इसके अलावा आते हैं रंजीत, जिसको DL70 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 6 रो वैरायटी है, इसका मतलब इसकी प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा होगी। हैवी टिलरिंग वैरायटी है, इसके अंदर जो टिलर्स की संख्या है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उपज भी इसमें ज़्यादा आती है। उसके बाद आता है RDB1, डेवलप्ड बाय म्यूटेशन, इसको उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। केदार, केदार की बात करें तो ये बॉनी किस्म है या ड्वार्फ वैरायटी है, तो इसका मतलब इसमें जो गिरने की समस्या है वो नहीं रहती है। प्रोफ्यूज टिलरिंग, टिलरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और फैलाव उसका ज़्यादा होता है टिलरिंग का, है ना, तो उपज ज़्यादा आती है। येलो रस्ट रेजिस्टेंट, जो येलो रस्ट है उसके प्रति ये रोधी किस्म होती है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, तो इंसेक्ट के द्वारा भी डैमेज इसमें बहुत ही कम होता है। अदर वेराइटीज़ या अन्य किस्मों की हम लोग बात कर लें तो इसके अंदर आती हैं भाई डोलमा, हिमानी, LSB2, BG25, BG108 और नीलम। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।